कुछ बताना चाहूँगा आपको। जो हमारा हिंदू लीगल फंड रेजिंग इस समय चल रहा है और जिसकी सहायता से हम बना रहे हैं लीगल सपोर्ट नेटवर्क, और इस लीगल सपोर्ट नेटवर्क को बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का स्नेह और समर्थन मिला है, और कई सारे वकील, प्रसिद्ध वकील भी हमसे जुड़ गए हैं, और ये समझ लीजिए कि 20-25 लोग तो एक्टिवली जुड़ चुके हैं और भी जुड़ते रहेंगे। और हम सब मिल के जो लोग धर्म के लिए वास्तव में लड़ रहे हैं और उनके प्रति झूठे और सच्चे तरह तरह के केस हो जाते हैं, उनकी सहायता के लिए ये लीगल फंड क्रिएट किया जा रहा है, जिससे उनको अच्छी से अच्छी लीगल सहायता मिल सके, ना कि केवल जो प्रो बोनो टाइप की और हल्की फुल्की सहायता होती है उस तरह की नहीं, जो बेस्ट लीगल एडवाइस है वो मिल सके। तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं, और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल और धीरेन्द्र जी की चैनल न्यूज़ पॉइंट पर अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो धीरेन्द्र जी, शुभेंदु जी ने जो कार्य आरंभ किए हैं वो जनता को बड़े पसंद आ रहे हैं। आज तो उन्होंने 3 सीबीआई जांच भी हैंड ओवर कर दी, जो कि आपकी राज्य सरकार परमिशन नहीं दे रही थी, वो भी हैंड ओवर कर दी, जिनमें 2 रिक्रूटमेंट, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम है, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम है। तो इस समय तो भाई ही इज राइडिंग हाई। दरअसल सर, एक बात के साथ शुरू करना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले तो बीएनएस और तमाम चीजें लागू करने की अनुमति दी। इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने बिजली और तमाम चीजें काटने का कह दिया है। उनको कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगी उस पूरे इलाके में, किसमें जिसमें तिल जला, जो आपको याद होगा हॉस्पिटल्स जब वो जला उसमें लोगों की जान गई, और पता चला कि उस पूरे इलाके में जो फैक्ट्रीज और जो भी तमाम चीजें चल रही हैं उनमें से किसी को भी बिल्डिंग प्लान के साथ अप्रूवल नहीं था, बस उन पे अभिषेक बनर्जी का अप्रूवल था जो पैसे से मिल जाता था। तो वो सब पर उन्होंने, ये सबसे पहला जब हम लोग बात कर रहे हैं उसी वक्त ये फैसला आ चुका है। इसके साथ साथ सीबीआई का गया, लेकिन इससे पहले जो फैसले हैं जो पूरे बंगाल का फ्यूचर बदल रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा है जो देश के भी साथ है कि अगर आप ये सोचते हैं कि उन्होंने लगातार ममता बनर्जी, जिनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसलिए उस पर नहीं जाएंगे, कि ट्रेनिंग कैसे रोकती थी, मीटिंग कैसे रोकती थी, लेकिन सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स तक रोकी हुई थी। यानी बीएसएफ जो जिन भी बॉर्डर स्टेट पर, जैसे इधर की तरफ नेपाल पर एसएसबी है, अलग अलग जगह जैसे उधर आईटीबीपी है, तो अगर वहां लोकल प्रशासन के साथ बॉर्डर्स पर बातचीत होती है, लगते हैं, तो एक स्टेट के साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके लिए भी उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग और वो जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उस सब से वो अलग काटे हुई थी, क्योंकि जमीन ही नहीं दे रही थी। और बहुत सारे लोगों ने, भाइयों ने कल से चलाना शुरू कर दिया था, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पागलपन की हद तक जा सकते हैं ममता बनर्जी को योद्धा साबित करने के लिए। उन्होंने कहा कि साहब 2014 तक तो फला हो गया था, इसके बाद इसने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को जिस तरह की टिप्पणी की थी, अभी इसी बीच में, वो अकेली बहुत थी कि अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन होता कि लिबरल और उससे हटके भी कोई देश है, मतलब सराय नहीं है ये, तो उसको सरकार को वहीं गिरा सकता था। उसने कहा कि भाई सुरक्षा के लिए चुनौती, अरे वो तो दिख रही है चुनौती, इतने साल से रुकी हुई है ये राष्ट्र की चुनौती, तो वो सब शुरू कर दिया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि अभी तक हमको लग रहा था कि 2021 के जो केस हैं उनको ही खोला जाएगा। भाई जो केस वाले, उन्होंने कहा कि 2021 के केसेस में जो कंप्लेन आई और रजिस्टर्ड नहीं हुई, मतलब जिन कंप्लेन्स को इस लायक नहीं माना गया, और वो तो याद है आपको 15,000 से ज्यादा केसेस की इस तरह से रिपोर्ट करने की कोशिश की गई थी। फिर जो कमीशन बना था, जो कमेटी हाई कोर्ट के उस पर बनी थी, उसमें वो 7,000 मान रहे थे, और उसके बाद उनमें से हत्या और रेप के केस सीबीआई ने चेक किए थे और बाकी केस स्टेट पुलिस को दिए गए थे। आज तक जो हाई कोर्ट इतना ज्यादा, मैं कई बार सोचता हूं कि उनके लिए क्या शब्दों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मर्यादा भी रखनी है, कोई पहुंच जाएगा तो हम लोगों को गैर मर्यादित मान लिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, आज तक चुनाव दूसरा हो गया, उनका फैसला नहीं हुआ।
उन सब का फैसला नहीं हुआ, जबकि सब चीजों पर तुरंत पूछ के आ जाता है। ये तो खुद जो कोर्ट हर बात पे धमकाता है उसको खुद ही रखना था कि भाई चार्जशीट क्यों नहीं हो रही, आज तक क्यों नहीं उनको सजा हुई, जब दूसरे चुनाव से पहले ही अगर पहले लोगों को सजा होती तो उसका इंपैक्ट आता, लेकिन कोई नहीं था। अब उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये केस किए उनको दोबारा से रिव्यू किया जाए और जो कंप्लेन एफआईआर में रजिस्टर्ड नहीं हुई उनको भी रिव्यू करना है। और जिसमें लगे कुछ केसेस ऐसे उन्होंने कहा है कि कुछ केसेस में ये हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उसने दबाव में आके इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की है, तो उनको भी रिव्यू करना है और इन सबको रिव्यू करके एडीजी सीआईडी को भेजना है। यानी कोई ऐसी नहीं है कि साहब आप फाइल दफ्तर कर दो। तो ये एक बड़ा फैसला है, मुझे लगता है कि 2021 में उन्होंने शामिल किया है, साथ में 2023 के पंचायत चुनाव को भी जोड़ लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि इससे टीएमसी का जो लोकल काडर का जो गुंडाकरण हुआ था उसको एक बड़ा रोक लगेगी। इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग आज ही मनोज कुमार अग्रवाल जी का एक बहुत बढ़िया सुबह ही आ गया था कि जो वो अवैध वसूली के लिए जो बैरियर्स बने हैं, तो तमाम एक एक चीजें, तो मैं ये कहूंगा कि 15 साल से आपने गुंडों का इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। ममता बनर्जी ने रात दिन बिचारी ने लग लग के, कहीं से अभिषेक बनर्जी ने कहीं से ईंट लाए, कहीं से रोड़ा लाए, तभी भानुमति का कुनबा जोड़ा जैसे हम लोग कहते थे, और ये जो है शुभेंदु जो है उसको एक ही झटके में गिरा रहे हैं। मुझे याद है कि एक शहर में एक बाढ़ आई तो वो सब कुछ बर्बाद करके ले गई। दो दोस्त बैठे थे बड़े दुखी, तो एक ने सोचा यार मेरा दोस्त है बहुत ज्यादा दुखी है, तो उसने धीरे से कहा कि भाई कोई बात नहीं यार, अब जो नुकसान हुआ हो गया, वो तो भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। तो उसका दोस्त कहता है यार जिस तरह दिया था अगर वैसे ही ले लेता एक एक करके तो दुख नहीं होता ना। तो जैसे ममता बनर्जी ने एक जी जी आप कुछ जो चीज़ें हैं ना, एक तो हम कहें कि भाई जो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्यूरोक्रेसी में मनोज कुमार अग्रवाल का चीफ सेक्रेटरी बनना जो है वो एक अलग ही तरह का संदेश देके गया है। क्योंकि जो मेरे संपर्क में हैं पश्चिम बंगाल में जो काडर में हैं, उनसे बातचीत हुई थी तो वो कह रहे थे कि भाई मनोज कुमार अग्रवाल का 31 जुलाई को रिटायरमेंट है। तो मनोज कुमार अग्रवाल जो थे वो चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए बहुत विलिंग नहीं थे, और उनका ये भी कहना था कि भाई 2-3 महीने के लिए क्या करूँ, तो उनसे कहा कि नहीं एक्सटेंशन मिलेगा आपको। तो उनकी भी शर्तें थी, उन्होंने कहा देखो भाई फ्री हैंड मिलेगा तो काम करूँगा, तब तो मैं हाँ करूँगा, अगर फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो मैं आराम से रिटायर हो के दिल्ली में बस जाना पसंद करूँगा। तो उनको फ्री हैंड भी दिया गया है कि नहीं, ये जो मैनिफेस्टो बनाया गया है बीजेपी का, इसको लागू करने में ब्यूरोक्रेसी की बड़ी अहम भूमिका है और आपको टोटल फ्री हैंड है। और वो जैसे देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने कुशलतापूर्वक चुनाव संपन्न किया। यही चुनाव 2021 में हुआ था, वो कौन थे, वो आरिज़ आफ़ताब साहब ने कराया था, वो भी देखा है आपने। क्योंकि उस समय तो ज़्यादा देखा है, बल्कि आपने बहुत सारे पूरा बंगाल छान मारा था। अब दूसरी चीज़ जो है पॉपुलर चीज़, वेरी पॉपुलर, गार्गा चैटर्जी। ये दरअसल जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें सबसे पॉपुलर कोई है तो वो गार्गा चैटर्जी है। सुजीत बोस भी है, सुजीत बोस तो खैर ईडी ने पहले से कर रखा था। आज कोई वो शांतनु मजूमदार जो है वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। तरह तरह के काउंसलर जो इनके सारे वो जो गुंडों के ठेकेदार बने हुए थे, कल हावड़ा में शमीम अहमद के बेसमेंट में पता नहीं कितना सोना और क्या निकला है। और अब लोग जो है वो फ्रीली सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं और उन पर कार्यवाही भी हो रही है। तो ये एक बात छन के आ रही है कि भाई पब्लिक शुरू-शुरू में जो दिखता है ना वो एकदम से हनीमून पीरियड तो ख़ैर है ही, लेकिन फिर भी पब्लिक की जो आशाएँ थी वो कुछ-कुछ उसी दिशा में जा रही हैं। जी। देखिए एक बात मुझे समझ में आई कि बंगाल की राजनीति में आप बहुत सॉफ्ट होके काम नहीं चला सकते।
आपने देखा होगा जब रिएक्शन नहीं हुआ इस तरह से, जैसा कि ममता बनर्जी को या उनके लोगों को भी लगने लगा था, आपने देखा रेजू पहले ही हाथ पैर जोड़ने लगा, कांपने लगा। मुझे याद आ गया वो गैंग ऑफ वासेपुर का, इतना कांप काहे रही हो वाला वो जो वीडियो, तो मुझे लगा कि ये तो उससे भी ज्यादा हो गया, लेकिन इसके ओवर एक्टिंग के पैसे काटेगी शायद ममता, लेकिन वो अलग बात है। उसके बाद मुझे लगा कि ये जो इसके बाद जो बंगाल की राजनीति का हमने वो देखा कि ये बात मैसेज पहुंचाया गया ऊपर तक, खूब मतलब अधिकारियों तक, कि भाई देखिए ऐसे तो चल नहीं सकता है, ये टीएमसी के गुंडे इस छूट को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ये वापस आएंगे और वो सब फिर वापस वही दिखेगा और लोगों को वो चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन ये बिल्कुल मैसेज क्लियर था कि ये होना नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं होना, और मैं इस बात के लिए इस देश के गृह मंत्री को बधाई दूंगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि मुझे मेरे जैसे पत्रकार को बधाई देने में बड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि उन्होंने ये स्ट्रिक्ट कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, ये डिफरेंस दिखना चाहिए। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि आपको अपने कामों की रफ्तार बढ़ानी होगी। ये नहीं कि एक दिन में आपने लिख दिया फिर फाइल दायर, आप देखेंगे कि तुरंत मेंशनिंग हो रही है, तुरंत एकदम जो हो रहा उसका तुरंत वो निकल के आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, डीएम्स को निर्देश भेजे जा रहे और उन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। ये सब क्लैरिटी है कि ये जांच इसको जानी है, ये जांच इसको जानी है। अब गारगा का जो है, आपने देखा होगा गारगा के लिए महुआ रो रही, जवार सरकार रो रहा, सब लोग रो रहे हैं। अचानक उनको ये लगने लगा कि भाई अभिव्यक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, जबकि गारगा अभिव्यक्ति के लिए नहीं था, गारगा इस देश को तोड़ने के लिए, क्लियर कट है उसकी अभिव्यक्ति में। दरअसल संविधान में अभिव्यक्ति को भी बहुत डिफाइन किया हुआ है, उनको ये मालूम नहीं है कि कहां जाके उस पर वो लगना चाहिए। ये अलग बात है। मेरे लिए हैरानी है कि आईएसआई जैसी संस्था में अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर रखते हैं तो भी स्कैन नहीं कर पाए, तो ये एक दुर्भाग्यजनक सिस्टम है, या वहां भी टीएमसी के लोगों का ही जमावड़ा होगा। उसका 2017 मुझे लगता है 13 जून 2017 की एक, अगर आप कहेंगे तो मैं छोटा सा वो पढ़ देता हूं, क्योंकि उसने अपने ट्वीट तो सब याद होगा आपको। जैसे ही 4 तारीख को हारा, उसने तो डीएक्टिवेट कर दिया उसने अपना, और तुरंत महुआ मोइत्रा कह रही है कि साहब उनका बंद कर दिया गया। हाँ, वो तो महुआ का तो सबको मालूम है कि क्या है। दरअसल सैंडल बहुत महंगे आते हैं ना महुआ के, और कुत्ता बहुत कीमती होता है, तो इसीलिए महुआ मोइत्रा जो है बड़ी देश की कीमती वो है, उनको मैं इज्जत करता हूँ हमेशा, क्योंकि सैंडल पे जाना बहुत बड़ी बात है साहब। और उनका जवाब तो याद होगा उनको, कैसे मतलब एनर्जी इतनी मिलती है, ये सब चीजें। ये दरअसल एक जो सिस्टम को आज नहीं तो कल सोचेगा। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पहले तो ये तय करना जरूरी है कि संसद में कौन लोग पहुंचेंगे, देश में ये तय करना बहुत जरूरी था, लेकिन खैर नहीं हुआ, तो अब आगे होगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये इस तरह चलेगा नहीं। आप ये समझिए, इसकी 13 जून 2017 को इसने लिखा, माई फादर एंड आई हैव मैनी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट। उसने लिखा कि भाई मेरे पिता के बारे में, मैं नीचे ले जाता हूं, बहुत बड़ा है, सिर्फ एक मैच के बारे में बताता हूं। रिगार्डिंग माय फादर, और वो माय फादर यूजुअली सपोर्ट इंडिया रिगार्डिंग द अपकमिंग इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट मैच। व्हाट माय फादर इज रिटिंग ऑन द इज लाइक दिस, उसका अलग था, लेकिन द इंडिया वर्सेस बांग्लादेश आईसीसी टूर्नामेंट विच विल बी प्लेड, आई हाउएवर विल सपोर्ट द 11 बंगाली बॉयज फ्रॉम बांग्लादेश because I am Bengali and they will play against those Rajma Chawal Chole Bhature eaters. To praise them, the bracket of Indian team, another Bengali सौरभ गांगुली will sit with a mouthpiece। आपको याद होगा ये डालमिया के लिए उसने कहा होगा, जगमोहन डालमिया के लिए, क्योंकि 2017 की शायद तब तक वो थे। आपको ज्यादा क्रिकेट के बारे में है। He has also learned to speak Hindi well. Many might abuse me on Facebook for this, from that I will know that these days Bengalis abuse Bengalis for being Bengalis। ये 2017 से इस आदमी का ये रुख था, ये कह रहा है कि हम बंगाल के बांग्लादेशियों को ज्यादा, और आपको याद होगा जो सबसे ज्यादा चर्चित है, वो तो कहता ही था ना कि साहब की जो है वो बंगाली मुस्लिम जो है वो हमारे हैं, क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं, और ये जो बाहर के ये बिहारी, उड़िया और ये असमिया, ये सब बाहर के हैं। और उसके लिए सबसे बांग्ला नेशनलिज्म, वो बांग्ला नेशनलिज्म प्रमोट करता है। हाँ, और उसका और मजे की बात यह है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसका अफसर था। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं रोज उसके सामने से घूमने जाता था, मुझे नहीं पता इसी के अंदर वो महान आत्मा रहती है। मैं तो रोज वहां से डनलप इंडिया वाले साइड पे ही आईएसआई का इंस्टीट्यूट है, वो जो है
जो कमरहट्टी में जहां मदन मित्रा, मुझे लगता है इसको मदन मित्रा का बैक्टीरिया लग गया होगा या जो भी हुआ होगा। तो उससे भी बड़ी चीज तो ये रही कि आप ये सोचिए ये पकड़ा कैसे गया महान बहादुर आदमी, ये बुरके में पकड़ा। मतलब जो इतना बहादुर है कि उसको लग रहा कि वो बांग्लादेश के साथ मिलके हिंदुस्तान फतह कर लेगा, वो भागने के लिए भी बुरके का इस्तेमाल कर रहा था। और कभी अभी एमिनेंट इंटेलेक्चुअल का एक ट्वीट था जिस पर मुझे लगा, सिब्बर टू फाइट केस ऑफ गार्गा चटर्जी, ही इज आर्गुइंग द अरेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज पुलिस डिड नॉट हैव ए मेल पुलिसमैन इन वुमेन क्लोथ्स प्रेजेंट। ये मजाक में होता, लेकिन ये आप सोच के देखिए कि किस तरह से वो स्टेट, इसीलिए लोग आज तक सुन रहे हैं। वरना संजय जी आपने हमने इतने चुनाव पे प्रोग्राम किए, 3-4 दिन के बाद मतलब आपने देखा होगा कि धीरे धीरे लोगों का हो जाता है कि ठीक है धन्यवाद, जीत गया जो भी जीत गया, बात खत्म। आप सही रहे गलत रहे, अगर आप सही रहे तो आप लिख देते हैं कि जयपुर डायलॉग ने बहुत अच्छा किया, अगर गलत रहे तो उस पर लिख देते हैं जयपुर डायलॉग क्या सोच रहा था। तो वो हम लोगों ने सुना। लेकिन ये आज आप सोचिए 8वां 9वां दिन है, केरल में मुख्यमंत्री चुना नहीं जा रहा है, केरल में सरकार मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही, वो जो कह रही है कि हम जीत के आगे, और जिसके लोग 106 इंच बताने लगे अपनी छाती को बिना ये जाने हुए कि कितने लोग जीत के आए। इसके अलावा क्या क्या इस देश के विधानसभा में फिर से वो कहा गया, और वो इसलिए कहा गया क्योंकि उनको मालूम है भाई विधानसभा में हम कहेंगे तो मुकदमा तो हम पे चलेगा नहीं, तो वो इसके बावजूद उदयनिधि माधन कह रहा है। लेकिन आपने कहीं कोई चर्चा नहीं सुनी, क्योंकि देश के लोगों को ये डर हो गया था, बिल्कुल क्लियर मैं कहूंगा, उनको ये डर लगने लगा था कि ये बांग्लादेश के साथ, क्योंकि संजय जी ये डिल्यूजन नहीं हो सकता इतना सारा कि महुआ भी उसी लैंग्वेज में बोल रही है, सयानी घोष भी उसी लैंग्वेज में बोल रही है, और हिंदू जो प्रतीक है उन लोगों के साथ कि वो भगवान शिव पर, शिवलिंग पर वो कंडोम लगा दे, और उसको यहाँ दिल्ली के पत्रकारों ने नई ममता बनर्जी घोषित कर दिया था। मुझे लगा उसके पैर चूम चूम के न मर जाएं, कहीं तो ऐसे पत्रकार मुझे लगने लगे थे कि उसकी चप्पल चूम के मर जाएंगे, जैसे कहा जाता है कि गांव में उनको तो रोज नया कोई हीरो चाहिए ना। राजकुमार हाँ। भाटी उनके नए हीरो हैं। वो जो राजकुमार भाटी ने जिसमें वो बकवास की, जिसमें किसी को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों को, गुजरों को, अहीरों को, उसमें कौन कौन प्रेजेंट थे देखा है आपने उसकी जो लिस्ट है? नहीं मैंने वो नहीं देखा। उसमें हाँ उसने बोला था योगेंद्र योगेंद्र यादव यादव, थे, उसमें तो मैंने आशुतोष वैसे, थे, हाँ उसमें मैंने अभय लिखा था दुबे कि, थे। मैं तो उसमें लिखने वाला था कि शायद ये इस पर जो कहते हैं ना कई बार क्या होता है कि करेला भी हो नीम भी चढ़ जाए और उसके बाद जो फल हो, तो ये तो सारे इकट्ठे हो गए। तो जितने भी, और देखिए बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, उसको ज्ञान उसको लगता है, क्योंकि दरअसल टीवी में क्या हुआ है संजय सर, टीवी में ऐसे पत्रकारों की जमात इकट्ठी हो गई है जो खुतबे का अंतर नहीं समझ पा रही होगी नमाज को, क्योंकि एक ने अभी एक और कहा इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ट्वीट में मैंने लिखा, वो लोग ये समझ रहे हैं कि इस आदमी को बहुत ज्ञान है, और चूंकि ऐसे ही पढ़ के बड़े हुए कि भाई वो कूड़ा फेंकती थी बुढ़िया, तो वो तो बहुत अच्छी बात थी। तो ये सब उसी तरह की नॉलेज के लोग हैं, तो उनको वो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात बोल रहा है। ये उसको कूड़ा फेंकने वाली बात तो जो है वो तो मुझे भी उसका क्लैरिफिकेशन 10 साल पूर्व ही मिला है। पहले तो हम भी सोचते थे यही बात कि साहब ये सही है। देख हाँ लीजिए कि आप इन्होंने कितना जबरदस्त नैरेटिव फैलाया हुआ है। नहीं, लेकिन आप मजेदार बात देखिए, मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, दर्शक और जयपुर डायलॉग की इस बात को समझेंगे कि आप ये सोचिए सर, ना आप एडिशन कर सकते ना डिलीशन, ये क्लियर मैंडेट है ना कि आप उनके पैगंबर के ना उसमें और इस पे एक मुस्लिम नहीं बोला भाई ये तो बिद्दत हो गई है, तो उसके खिलाफ जाना चाहिए था, उनको सरकार को कहना चाहिए था इसको हटाओ। लेकिन वो जानते हैं कि हमको कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है, उनको मालूम है कि अगर हम, दरअसल अभी भी मेरा ये मानना है सर, बहुत सारे लोगों के विपरीत जो बंगाल के पत्रकार थे उनका ये कहना था, और बंगाल का तो मैं मानता हूं कि इंटेलिजेंसिया भी जिस दुनिया में रहता है वो अलग ही दुनिया है, यहाँ तो नहीं है, वो चांद पे ही होगी। वो लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है साहब, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ नहीं होता। तो मैं हंसने लगता हूँ कि अच्छा तो फिर कहाँ होता है, हमको तो पता नहीं। अगर तुम्हारे यहाँ नहीं होता 1906 1905 से लेके आज तक तुम्हारे यहाँ नहीं होता, तो वो कहाँ होता है भाई? हमको तो समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ होता है, डिवीजन कहाँ होता है, डायरेक्ट एक्शन डे कहाँ होता है, 1964 कहाँ होता है, 1900 कहाँ होता है भाई ये सब? जो लोग भाग के आए वहां से, पक्को बंगाल से, किसी के मुंह में दही जमी हुई है जवाहर सरकार जैसे लोगों के, कि ये जो लोग भाग के वहां से आए थे जान बचा के, जो बंगाली बोलते हुए थे, वो तो अभी जो वहां रेप हो रहे हैं वो तो बंगाली बोल रही है हिंदू महिलाएं। अभी जिस दीपू दास को जिंदा जलाया वो तो यार बंगाली बोलता है,
वो तो हिंदी नहीं बोलता। तो दरअसल उस इंटेलिजेंसिया की बात वहां बहुत ही खतरनाक है। मतलब हम लोग बात तो बहुत आगे तक चली जाएगी, वो जो लेकिन भाई साहब थे वो आपको वहाँ मिल गए थे, कहाँ गए थे आप, जो तालाब आज के पास में आपके पास आके बैठ गए थे? हाँ, वही तो कह रहे थे कि वो भी मुझे 24 परगना साउथ परगना में आके मुझे ही समझाने लगे। वो बहुत कौन सी सारी, जगह थी वो आपके? नहीं, नॉर्थ में थी शायद, खरदाह वगैरह कहीं थी। वो खरदा में थे, वो खरदा में थे खरदा में थे। बहुत सारी ओ, जगह पर, तो एक जगह तो पकड़ ही लिया था, माइक पकड़ लिया, कह रहा कि तुमको बंगला नहीं आती तो तुम यहाँ रिपोर्ट नहीं करो। अरे हमने कहा यार भाई हमको करने थे, हमारा काम है ये वो कह रहा था कि नहीं तुमको बांग्ला नहीं आती है तो तुम यहाँ नहीं करोगे। तो मेरा कैमरामैन उससे बांग्ला में ही लड़ने लगा तो वो बहुत जगह ऐसा हुआ। लेकिन ये दरअसल पिछले 50 साल का क्रश था जिसको दूर करने में टाइम लगेगा, लेकिन इतनी जल्दी दूर होता हुआ संजय जी मैंने ये भी एनालाइज किया कि अच्छा इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। क्योंकि वाकई वहां सिविलाइजेशनल वॉर की तरह लड़ा उन हिंदुओं ने। ये अब चंद मुट्ठी भर हैं, ये लोग पता कौन है, ये 10-11% वो लोग हैं जो या तो जिनकी जिंदगी टीएमसी की गुंडागर्दी के साथ अटैच थी जिसमें इनको कटमनी मिल रही थी, या ये वो लोग थे जिनके अंदर आज तक रेशियल सुपरमेसी का है। क्योंकि ये आदमी तो रेशियल उसके अंदर अंदर होना चाहिए जेल के अंदर, इसको प्रोफेसर बना दिया। आप सोच के देखिए कि केंद्र सरकार का प्रोफेसर था साहब वो, ऐसा सरकार का प्रोफेसर, और चूंकि केंद्र सरकार में तो आपको मालूम ही है कि आजकल शिक्षा का क्या हाल है, तो वही है मुझे वो लगता है कि केंद्र सरकार तो आप जानते ही हैं साहब, हमारे जो महान क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री हैं, हालांकि इंडियन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। के अंदर आएगा। लेकिन इस तरह अ, के लोगों का इसका तो ट्वीट, दरअसल आप हर एक चीज को देख रहे होंगे बंगाल में, भाई आपने सब देखा होगा ना। और ये पक्खो बंगाल तो ये चूंकि मारता भी रहा ना, वहां ये जलपाईगुड़ी में इसने 2-3 उनको मजदूरों को ये जाता था, डंडे देता था, लाठी देता था अपने लोगों को। और मुझे ये मालूम नहीं था कि इसने बुर्का भी खरीद के रखा हुआ है पूरे वक्त के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात की या तो मांगा होगा, अच्छा समझ में नहीं आया, बड़ी चीज की इसने। और ममता दीदी जो है वो बरहामपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं लोकसभा का, ऐसा सुना गया। नहीं वो तो दरअसल अब जो है कहते हैं ना, जो भी मजे लेने वाले जो है, अभी एक ने बताया चप्पलों से मारा, किसी ने वो बोल रहा था उसमें हमारे महान एडिटर की पत्नी जो सांसद हैं जो आजकल सिर्फ ट्वीट ही कर रही हैं, वो जाके ममता दीदी से मिल नहीं रही हैं। उनको चाहिए कि देखिए मैं अभी भी उनको राय दे रहा हूँ, ये राय देनी नहीं चाहिए, ये कह देंगे रणनीति बता रहा है। सागरिका और सयानी घोष और महुआ मोइत्रा जो महान नेत्रियां हैं, इनको जो है नॉर्थ बंगाल से अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए कि हम एसआईआर के खिलाफ है, और पैदल यात्रा करें, है ना, उससे करें और वहां जाएं जहां जहां बीजेपी जीती है, तभी तो मानेंगे ये बहादुर जो वो है। और दूसरा आप ये सोचिए, कहा कि उसको चप्पल से पीटा गया क्योंकि वो ममता बनर्जी राज्यसभा जाना चाहती है, वो इस्तीफे नहीं दे रही। दूसरा फिर अभी खबर आ रही है कि वो जो है इस्तीफा दिलवा के उससे क्रिकेटर से, और वो उसमें लिखते ऐसे ही है, सब मजा ले रहे हैं। अब आप उनको मालूम है कि ममता बनर्जी की पुलिस अब उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। जादवपुर प्रोफेसर वाली उस घटना पे कार्टून को शेयर करने के लिए संजय जी मेरी भी आत्मा कांप जाती है कि 10 साल तक आप अंदर रख सकते हो। मतलब आप सोच के देखिए ये, और इसको ये यहाँ छाती पीट रहे हैं कि साहब उसको महिला और वो सब है, चप्पल और तात की धोती पहनती है और सब ये करती है। आप क्या मजाक कर रहे हो देश के साथ यार, आप क्या मजाक। और दूसरा अब एक और बड़ी चीज है, मैं आपको खबर, कल जो है ममता बनर्जी ने एक मीटिंग कॉल की है। ममता मीटिंग। बनर्जी को, हाँ, अब ममता बनर्जी ये कॉल कर रही है कि उसके साथ कितने लोग हैं, क्योंकि 80 में से ज्यादातर विधायक आपने देखा होगा वो दिखाई नहीं दिए थे। कविंद्र रविंद्र की उस पर आपने देखा होगा जो प्रोग्राम हुआ था उस दिन 9 तारीख को इसके घर में, उसमें सिर्फ मदन मित्रा दिखा था। और अब मदन मित्रा भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। कमर हट्टी डॉन जो है वो भी फोटो डाल रहा आपने कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा हमने सोचा सर ये सुजीत बोस इसका दोस्त था, वो ठेले पे बेचता था, ये वैसे गुंडागर्दी करके, दोनों ही छोटे छोटे गुंडे थे, तो मुझे लगा कि ये वो तो स्नैक्स बेचते बेचते अरबों का बना, और ये भाई कमरहट्टी में टैक्सी स्टैंड पर उस पे सब पे करते करते। और उस दिन चुनाव से पहले दिन याद होगा, काउंटिंग से पहले दिन ओसी को कह रहा था, थाने इंचार्ज को, कि ये थाना मैं कल को उल्टा कर दूंगा ऐसे करके। तो अब मुझे लगा कि शायद सुजीत बोस अंदर गया तो इसने सोचा डर के चलो हॉस्पिटल में लेट जाते हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी का फोन आ रहा होगा
कि आइए मीटिंग में आइए, तो अब कह देगा दीदी मैं तो आ नहीं पाऊंगा, हॉस्पिटल में पड़ा हूं। तो वो जो 40, दरअसल ममता बनर्जी को 2 डर इस समय है, जो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक तो 32 विधायकों पर वो बहुत ज्यादा निर्भर नहीं कर सकती, रिलाई नहीं कर सकती, जो फिराद हकीम को मान रहे होंगे, क्योंकि देखिए फिराद हकीम अकेला आदमी है जो बंगाल में उर्दू ला सकता है, जो इन पक्खों बंगालियों के ऊपर मतलब सबसे बड़ा तमाचा तो वो रोज मारता था, इसको समझ में नहीं आता ना महुआ को ना इनको, कि वो जब ये कहता है कि एक दिन इंशाल्लाह यहाँ 51% लोग, 50% से ज्यादा लोग उर्दू बोलेंगे, तब इनके मुंह की जबान कहाँ निकल जाती थी, इनके मुंह पे बोलता था वो। दरअसल इनके अंदर एक ये कुटिलता जो थी, वो देश से तोड़ने का जो ख्वाब रहता है, ये सब जोगिंदर नाथ मंडल का जो है आधुनिक अवतार है। जो आप ये सोचिए, वो आदमी अगर 32 विधायकों का वो नेतृत्व करता है इस समय, आज की डेट में भाई है वो, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को वो मानता नहीं है। अब आप ये सोचिए, ममता बनर्जी को मालूम है किसी भी दिन निकल लेंगे। दूसरा, जो बचे हुए हैं भाई, 80 में से बचे, वो जो 48 बचे, अब 48 में से आप में से कितने अब हैं, क्योंकि लगातार पत्रकारों को फोन कर रहे हैं वो आईएएस, और उनको परेशान कर रहे हैं कि साहब हमारा बीजेपी में एंट्री करा दीजिए, हमारी बीजेपी में एंट्री करा दीजिए। मैं क्योंकि आज नाम लिखे हुए बैठा था कहीं के, वो अनिसुर इस्लाम है और वो कई सारे लोग हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब हम तो जो है आईपैक को अपना बॉस नहीं मान सकते हैं, हम तो फला नहीं कर सकते। हम कल्याण बनर्जी कहने लगा कि मैं ऑर्डर नहीं लूंगा आईपैक से, जबकि जब उसे पैसा मिलता था मिमिक्री करने का आईपैक के कहने पे, तो मिमिक्री करता था। और किसके कहने पे कर रहा था वो मिमिक्री? भाई राज्यसभा में मिमिक्री कर रहा था उपराष्ट्रपति की, फिर वहां जाके मिमिक्री कर रहा था, अमित शाह के सर पे गुलाल लगाने की बात कर रहा था हरे रंग का, तो वो किसके कहने पे कर रहा था फिर? या तो वो कहे कि वो खुद से कर रहा था, या फिर वो कर रहा था। दरअसल अब वो पार्टी इस तरह से फंस गई है, ममता बनर्जी को अब मीटिंग में ये देखना है कि कौन उनके साथ खड़ा होता है। और एक इंटरनल भी है, अब ये चल गई कि अमित, ये जो है आरजी कर पे, ये भी एक नया खुलासा उसी ने किया, किसी और ने नहीं किया, ये टीएमसी के एक नेता कोहिनूर उसने किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि जो आरजी कर में जो वामपंथी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, उनको फंड किया अभिषेक बनर्जी ने। इसलिए फंड किया क्योंकि वो ये चाहते थे ये हल्ला इतना बड़ा हो जाए, चूंकि सरकार पे तो बहुमत था ही, तो लिहाजा ममता बनर्जी अपना जो है राज इनको दे दे और ये मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए उन्होंने। तो ये सब कहानियां अब इंटरनल चल रही है। अब इनकी कहानियों का सच तो कल पता चल जाएगा, कितने विधायक आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितने सांसद, क्योंकि उसमें सिर्फ विधायक नहीं बुलाए, उन्होंने लीडर्स भी बुलाए हैं, उसमें उन्होंने अपने वो भी बुलाए हैं जो लोग उनके, क्योंकि 6 सदस्यीय कमेटी अब बची हुई है, बाकी सब तो इधर उधर खुर्द बुर्द कर दिया था, भाग गए हैं लोग। तो मुझे लगता है वो भी देखना होगा। और दूसरा, अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि यार 21 तारीख को क्या होगा। फाल्ता में चुनाव है भाई, वो है कहाँ कैंडिडेट? वो किसी ने मुझे कल कहा कि कल किसी को दिखाई दिया है, क्योंकि ये यकीन दिला दिया कि तुम्हें यार 21 तक कुछ नहीं कहेंगे, तुम आ जाओ प्यारे बच्चे। तो वो फैंटा पीने के, मुझे लगता है वो फैंटा पीने के लालच में आ गया, और अजय पाल शर्मा फैंटा का क्रेट लेके पहुंच गए होंगे वहां कि आ चल तुझे पता। वो जो है, मुझे लगता है कि फैंटा ज्यादा पिएगा वो, और 21 तक, क्योंकि अब कोई और तो हो नहीं सकता भाई, चुनाव तो उसी का होना है। ये तो है नहीं कि नया नॉमिनेशन हो, ये तो सारी चीजें उसी की होनी है, सारी चीजें वो है, तो काउंटिंग होनी है, तो लिहाजा हाँ, उसको तो वो काउंटर मांड नहीं हुआ है, वो रिपोल है। रिपोल ही तो है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि चूंकि अब वो हो गया तो उसको रहना होगा। अब कोई नॉमिनेशन नया नहीं होना, कोई चीज नहीं होनी, और वहां उस पूरे इलाके में उसी को जाके बताना है। और वो महिलाएं उसको ढूंढ रही हैं, जहां मैंने हाशिमपुर में जाके जहां वीडियो बनाया था, जहां लाइव भी किया था मैंने, कि भाई ये देखिए ये महिलाएं जो जिनके साथ रेप करने की धमकी दी, 4 तारीख से पहले तुम्हारी बेटियां उठाएंगे। टीएमसी के लोगों को कहा, जो टीएमसी के हिंदू लोग हैं उसको कहा, उसने कहा कि साहब मैं टीएमसी करता हूं, लेकिन बस मैं हिंदू हूं इसलिए कह रहा कि तूने भी बीजेपी को वोट दिया होगा। उसकी बेटियों को, कि मेरी 2 बेटियां, वो तो इतने गुस्से में था कि मैंने कहा आ जाओ तुम साले, आज ही आओ, ऐसे करके बोलने लगा वो लाइव पे ही। तो मैंने कहा भाई नहीं, बस ज्यादा मत बोलो। लेकिन वो जो है, वो सब महिलाएं इसका इंतजार कर रही है कि भाई आएगा तो वोट तो मांगे आके हमसे अब। तो वो सब है, और मुझे लगता नहीं कि फालता में अब किसी को कुछ करने की जरूरत होगी।
वो फालता तो वन साइडेड हो गया आप। बल्कि अच्छा वैसे ममता भी, बनर्जी को मुझे लगता है फालता में मुसलमान 30% ही हैं। हाँ हाँ, वो 30% है, वो बहुत है, वो मुस्लिम बाहुल्य नहीं है। लेकिन चूंकि जानते हैं जैसे आपने देखा शमीम अहमद का आपने जिक्र किया, शमीम अहमद की पत्नी बस काउंसलर भर है, वो 3500 रुपए कमाता था कॉन्फेक्शनरी शोरूम पे, मॉल में या किसी में, 2009 में। आज उसके घर का इंटीरियर जो है कम से कम 10 करोड़ का होगा वो बेडरूम, जो नीचे, ऊपर से वो देखने में आपको ऐसा ही लगेगा। ये समझ में नहीं आता ये नीचे क्यों बनाते हैं बेसमेंट में हर जगह। वो उस दिन मैं देख रहा था मेरठ में भी तमंचे जमीन में ही बना रहा, उधर भी ये कर रहा। ये पता नहीं बेसमेंट के अंदर क्या एक प्रेम है, अनुभव है। अरे कब्र तो बाद में बनती है भाई, पहले से ही कब्र पता नहीं कैसे, मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि ये भी एक अलग आइडिया हो सकता है क्या। हो सकता है ऐसी कोई आपने तो मुझे बताया नहीं कभी ऐसी कोई तफसीर रही हो, तो अब वो बता रहे हैं आप, तब नीचे ही बनाना है। ये कोई समझ में नहीं आ रही भाई, तेरे पास पैसा है दिखा ऊपर। चूंकि कई सौ करोड़ रुपए का इंटीरियर तो उसी के यहाँ हो गया होगा भाई, अभिषेक बनर्जी के यहाँ, जो शांति भाई निकेतन। अविशेष उसका जो शांति निकेतन है उसकी 1000 करोड़ की वैल्यू बताई जाती है लगभग। हम्म, भाई आप ये और सोचिए। अब वो जो है वो कोलकाता का सबसे हॉट थिएटर स्पॉट बन गया है। वहां हाँ पे हाँ ओपन बहुत एयर थिएटर चल रहा है जम के। हाँ, हाँ, वो तो दिख रहा है। रोज जो है डीजे सेंटर भी वही बन गया, रोज आके डीजे बजा रहे। हाँ, क्योंकि लोग वो कह रहे, इसने कहा था ना डीजे बजाऊंगा जोर से, तो वो आके जोर से बजा के कह रहे भैया इसका बटन ऑन करो। मुझे तो लग रहा कि वो जो एक याद होगा आपको गाना, डीजे वाले बाबू जरा डीजे तो बजा, वो हाँ, कुछ ऐसा था ना वो। तो वो मुझे हाँ। लग रहा है वो गाना उसको याद नहीं रहा सबसे ज्यादा। दरअसल बंगाल के अंदर इस समय एक चर्निंग भी चल रही है सर, और बंगाल से वो चर्निंग मुझे लगता है बाहर तक आएगी। वो चर्निंग ये है कि ममता अब बनर्जी। चर्निंग, अब ये मुझे लगता है कि अब ये चर्निंग जो है ना ये लंबी चलेगी, क्योंकि तृणमूल का कोई वैचारिक आधार। आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल बेस तो है नहीं। वो गुंडागर्दी, उन्होंने पूरी तरह से गुंडागर्दी को अडॉप्ट कर लिया। और अगर कोई आइडियोलॉजी थी शायद, तो वो शायद गार्गा चैटर्जी वाली थी, जो कि अपील नहीं कर रही हिंदुओं को खास तौर से। तो अब आगे क्या होगा यहाँ पे, किसका स्पेस जो खाली करेगी तृणमूल, वो कौन भरेगा? क्योंकि सीपीएम भी डिस्क्रेडिटेड है, कांग्रेस भी डिस्क्रेडिटेड है। क्या होगा यहाँ दरअसल ये आज मैं सुबह एक अपने प्रोग्राम में मैं सोच रहा था कि जो स्पेस जो बना पे? वो वामपंथ को तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वामपंथ ने इस रास्ते को यहां तक लाया, इतने खतरनाक रास्ते तक वही लेके आया था, जिसने इस राज्य में बलात्कार को एक हथियार बनाया था। राजनीतिक हथियार बनाने में बलात्कार को सबसे बड़ी भूमिका इस देश के। और मैं बड़ा हैरान हूं कि किस तरह से, सर माफ कीजिए बीच में अधूरा छोड़ रहा हूं, क्योंकि आज मैं एक वो देख रहा था कि किस तरह से वो कल अमेरिका की एक स्टेट की मेयर जो है वो चीन के लिए जासूसी करते हुए अरेस्ट हुई। तो फिर सबको वो केस याद आया कि ज्योति बसु, हरिकिशन सुरजीत और ये सब लोग अरेस्ट हुए थे चीन के लिए, और उसके बावजूद इनको मतलब जनता ने चुना। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि वो लोग जेल में रहे। फिर मैंने उसको ढूंढा कि भाई वो केस क्या था, मुझे लगा आप वो नक्सल आंदोलन भूल गए क्या? नहीं, उसके चाइनार बाद आया चेयरमैन, वो। हाँ, अमादेर चेयरमैन। उसके बाद इनके यहाँ तो रेडियो पकड़ा गया था इनके यहाँ, और ये लोग अरेस्ट हुए। और उसके बाद 67 क्या याद है, उसके बाद इन्होंने, वो तो ये तक था कि भाई बीजिंग में बारिश होती थी, रेडियो पे ये छाता खोल के बाहर खड़ा हो जाता था ज्योति बसु। वो धूप हो रही थी तो लोग कह रहे क्या हो रहा, कल नहीं बारिश हो रही। तो ये इस तरह के लोगों को आपने कहा कि हमने एक इंटेलिजेंसिया क्रिएट किया, वो अब अगर वो वापस आता है तो वो किस तरह आएगा। हालांकि इस बार पैसा बहुत झोंका गया, मैं खुद हैरान था। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, याद होगा आपको, कि झंडे सबसे ज्यादा अगर तृणमूल के बाद किसी के झंडे उनके साथ लगे हुए थे तो वो सीपीएम थी। बहुत पैसा खर्च किया गया इस बार। वो सारा पैसा अभिषेक बनर्जी का था, जो वो हिंदू वोटों के अंदर डिवाइड। और यही आईपैक की इस बार की अचूक हथियार था। जैसे ही उसको लगे, जो भी मतलब डंडे लगे नहीं लगे, जो वो जानेगा वो उसको पता होगा। लेकिन वो अभी तक तो वो ऑफिस भी नहीं खुले। आपको याद है 15 मई को वो खत्म हो गया। उन्होंने बीच चुनाव में कहा था कि हम 15 मई तक अपना ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद कर रहे हैं।
तो वो तो अभी अस्थाई अस्थाई कुछ दिख नहीं रहा, वो तो मुझे कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ये टीएमसी के लोग ही लाठी लेके ढूंढ रहे हैं उनको। वो तो ज्यादा साबित करने के लिए। अभी एक बड़ा अच्छा वीडियो मैं देख रहा था, कहीं जो है एक टीचर जो कल तक टीएमसी का था, वो मिठाई लेके अंदर पहुंच गया टीचरों को कि ये देखो बीजेपी जीत की खुशी में। सब टीचरों ने मिलकर के उसको मारा कि तू कल तक टीएमसी का था, आज तू बीजेपी पे मिठाई खिला रहा। तो मुझे लग रहा है कल आईपैक को इसीलिए वो ढूंढ रहे हैं लोग कि ऐसा होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग तो चल रहा है सर। अगर ये कहूं आप बंगाल की स्थिति को हम लोग और ये इतने लंबे समय से पक रहा था, मैं लोगों को नाचते हुए देख रहा हूं, अभी तक वो चल रहा है, वो खुशी चल रही है। ऐसा लग रहा है उनको, देखिए अभी तो कोई बात ही नहीं कर रहा डेवलपमेंट पे, आपने बात करते हुए नहीं सुना होगा। हालांकि उन्होंने कई सारी चीजें, ऐसा लग रहा है जैसे लैंड पॉलिसी को वो दोबारा वो कर रहे, सारी चीजें होंगी वो। और मैं हाँ ये भी बिल्कुल, री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बंगाल का प्रॉफिट। बंगाल पे तो पेपर भी नीति आयोग ने जारी कर दिया है, हाँ री हाँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ और बंगाल। अश्विनी वैष्णव ने तो अभी कल बताया भी है कि कौन सा एक पता नहीं कौन सा, मेरे दिमाग से निकल रहा, कि उन्होंने ये तय किया कि वहां इन्वेस्टमेंट के लिए किसी एक बड़े, उसको बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो वहां पहुंच रहे हैं। तो ये सब चीजें तो चल रही है, लेकिन ये जो लड़ाई। लैंड पॉलिसी जो इन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए कल बोला है, ये यार बन सकता है कि वो वापस वो सिंगूर और नंदीग्राम जैसा कुछ एजिटेशन बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जनता उनका साथ देगी। देखिए सर, वो उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो पॉलिसी, चूंकि जो पहले से थी पॉलिसी, उसने करने की कोशिश की, उसको उन्हीं लोगों ने रोक दिया जिनको उन्होंने क्रिएट किया था। वो सारे पे उसी ग्राम पंचायत ने विरोध किया था, मना किया था जब ये आंदोलन जन्मा था। लेकिन अभी वो लैंड पॉलिसी वापस होगी। अब कोई इनके साथ खड़ा होने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा संजय जी, क्योंकि हर एक जगह पर इन्होंने एक मुस्लिम गुंडे को रखा। ये बड़ी हैरानी की बात हुई कि हर एक जगह पे शहर का जो इंचार्ज था, वो भले ही कुछ भी था। याद होगा आपको, एक बार मनोज झा जो है ज्ञान झाड़ रहा था, बहुत बड़ा, वो आजकल सबसे बड़ा तो मुझे लगता है वही है। आपने देखा होगा, वो बता रहा था कि कोई प्रेस पीछे से एक जो है बहुत आम सा कॉर्पोरेटर आता है और उसको कहता चलिए मीडिया से बात नहीं करना है आपको। तो वो राज्यसभा सांसद एक पीछे ऐसे ही आदमी से, चूंकि वो यादव आरजेडी का था, उन्हीं का भाई ताकतवर कम्युनिटी से था, तो उसके सुनते ही वो आगे भाग लेता, कहते हाँ देखा ना आपने। तो इसी तरह से आपने यहां देखेंगे आप ये तमाम चीजें जिस तरह से हम बिखरती हुई देख रहे हैं, इन सबका मुझे लगता है कि जो पॉलिसी होगी उसका विरोध ये खड़ा नहीं करेंगे। इन्होंने सारा का सारा काम, ममता बनर्जी ने इस स्टेट को हाया एक तरह से रेंट पे। जैसे आप सोचिए कि अगर आप रोज अणुव्रतो मंडल के पूरे इलाके से गायों की सबसे बड़ी तस्करी पूरे देश में वहां से होती, अभी भी पकड़े गए कुछ लोग, कल पकड़े गए हैं, कल अलग अलग जगह से। इसके अलावा रोज कम से कम 100 करोड़ रुपया लोग मानते हैं, 50 से 100 करोड़ के बीच में, जो सिर्फ टोल और उससे आता था, वो सब भाईपो तक जाता था। तो लगभग 65 मतलब 365 करोड़ रुपए आप देख लीजिए कितने, हर रोज 100 करोड़ का अगर आप दे रहे हैं, कितने करोड़ आप देख रहे। तो ये सारा इन्होंने एक तरह से पूरा बंगाल रहन पे रखा हुआ था और इनको यकीन था, इसीलिए मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए बांग्लादेश में इतना दर्द क्यों होगा सर? बांग्लादेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम से 19% आबादी है मुस्लिम्स की। वहां बीजेपी आ रही है, वहां बहुत सारे कानूनों का पालन किया जा रहा है, वहां संबल को बदला जा रहा है, वहां कुएं खोजे जा रहे। मैंने तो नहीं देखा कि कभी इस तरह से नाचने लगा हो वहां बांग्लादेशी। फिर उसके बाद बांग्लादेश का सुरक्षा सलाहकार का वो ऐसे बोल रहा है कि साहब कटीले तार हमको रोक नहीं सकते। ये पूरी दुनिया में मैंने पहला लीगल देश देखा जो लीगली कह रहा है कि नहीं हम घुसपैठ करेंगे। मतलब क्या, मतलब पूरी दुनिया में। और दूसरा फिर आप देखेंगे, क्योंकि शुभेंदु ने इनके पेट पे लात मार दी, चूंकि इनके पेट पे ये लात लगी है। ये जो सारा बांग्लादेश का जो जिहादी, जिनके बच्चे पैदा करो और कहीं भी फेंक दो, उसके बाद तो उनको सब रोटी मिल जाएगी, और वो पैदा होके और भी जो रक्त बीजों की तरह इन्होंने अपने बांग्लादेशी घुसपैठियों ने देखिए पैदा किया। आपने ये इनकी बात की, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इस समय हावड़ा स्टेशन के बाहर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। हाँ, सियालदा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आज वो सारा दिख रहा है। अब मैं तो चौरंगी का हाल जानना चाहता हूँ भाई, चौरंगी के वरांडे कब फ्री होंगे? चौरंगी के भी और वहां के भी कल जो है कुछ हिस्सों पे से, चौरंगी का तो नहीं था लेकिन मैंने देखा वीडियो, चूंकि इस समय फेक वीडियो बहुत चल रहे हैं सर।
इसीलिए क्या होता है, बल्कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, शायद मैंने आपको बताया था या नहीं, आप बताएंगे कि जैसे ही वो रिजल्ट आना शुरू हुआ ना, जैसे ही 2 बजे तक तय हो गया कि ये लगभग इनविंसिबल पोजीशन में बीजेपी आ गई, अब ये रिवर्ट नहीं होंगे, तो मैंने सोचा चलो भाई देखें, तो अचानक बहुत तेजी से चलने लगा हावड़ा ब्रिज पे, वो जो पूरा गुलाल नाचते गाते। तो मेरे कैमरामैन ने कहा सर, मैंने कहा भाई इससे बढ़िया क्या विजुअल होगा, चलो गाड़ी लो। और हम गाड़ी लेके पहुंच गए सर हावड़ा ब्रिज पे, आप सोचो वहां से गए अच्छा। हम तो, है नहीं, ना, ये नहीं बताया आपने। है ना, तो मतलब आप सोचो कि मैंने तुरंत, मतलब इसका काम ही ये था कि वो, और रास्ते में मैंने एक और बड़ी खबर छोड़ दी, मैंने आपको ये बताया था शायद कि वो जो अनुशीलन केंद्र से निकल रहे थे, सुभाष जो उसमें से निकल रहे थे, वो उसके टीएमसी के बीच में ही छोड़ के निकल रहे थे 3 बजे, और उनको बीजेपी का एक आदमी सेफ निकाल रहा था, क्योंकि बीजेपी के लोग दूसरे गेट पे खड़े थे, तो उनको पीछे से ले जा रहा था। तो मुझे मेरे साथ जाने वाले बंगाली दोस्त ने कहा कि इनका इंटरव्यू ले लो। अबे हमने कहा यार वहां इतना बड़ा जुलूस चल रहा है, पूरा देश नाच रहा है, हावड़ा में पूरा गुलाल उड़ रहा, तू कह रहा है इनका जुलूस ले लो। और हम लोग, मतलब वहां वैसे गाड़ी भी नहीं रुक सकती थी, लेकिन हम उसको छोड़ के चले गए। और जैसे ही मैंने देखा कि वो तो एकदम साफ पड़ा है, क्योंकि वो टीवी चैनल ने ये किया हुआ था। मैंने कहा कि एक बार झांक के, तो उसने कहा कैमरामैन ने कि साहब वो चले गए होंगे, सौमित्रो जो हमारा था। अबे मैंने कहा चले तो गए होंगे, लेकिन गुलाल थोड़ा ही धो दिया होगा इतनी देर में जमीन से, एक गुलाल का नहीं था। तो इसीलिए आजकल ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो जो चल रहा है, इसको भी गौर से देखने की जरूरत है। तो अभी ऐसा कुछ वहां का नहीं आया, लेकिन हाँ सियालदा और ये हावड़ा दोनों स्टेशन पर जो बाहर एकदम कब्जे थे, मैं तो क्योंकि अभी सामान बहुत था तो मैं ट्रेन से ही आया था इस बार, चूंकि वो सारी लाइटें कैमरे वैमरे सब लेके वापस आना था, तो वो सारा मैं ट्रेन से ही आया था। वहां मुझे याद है कि उसी दिन से ऑटोमेटिक, दूसरा एक और बड़ी बात है, मैंने देखा कि लोग भागते बहुत तेजी से हैं यहाँ। याद होगा आपको, जैसे ही एसआईआर हुआ था तो कैसे भागे थे एकदम सब, सारे रिपोर्टर्स ने देखा था, क्योंकि उनको ये मालूम है कि बंगाल जब रिएक्ट करता है, क्योंकि जब आपने प्रेशर बनाया तो अब रिवर्स भी तो होगा सर। आज आपने देखा होगा उसने वो तोड़ दी एक मूर्तियां पूरा, एक मालदा में हिंदू मंदिर के अंदर घुस के उसने किस तरह से पूरा माँ दुर्गा का वैंडलाइज किया। लेकिन ये घटना मुश्किल से 18 या 12 घंटे हुए होंगे उस घटना को, वो अरेस्ट कर लिया, वो वीडियो भी आ गया। ऐसा पहले तो नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वो लोग भागेंगे भी बहुत तेज, और बहुत सारे लोग गायब भी होंगे, कि एकदम तुरंत आपको दिखेगा कि कल तो इसका ठेला लगा हुआ था, कल तो ये आधार कार्ड लिए हुआ था, वो आधार कार्ड भी छोड़ के चले जाते हैं। आपको दिखा होगा न्यू टाउन में पड़े मिले थे, वो कहते यहीं रख लो, वहां बांग्लादेश में कौन से काम आ रहे। हाँ, वो जो बता रहे वो न्यू टाउन वाली पूरी बस्ती खाली हो गई। वो पहले से ही खाली हो गई थी, मैं जाके देख रहा था उस दिन, गया नहीं राजर हाट में, वो पीछे वो सब पहले भागे थे। तो वो मुझे वहां के जो कैंडिडेट थे उनके साथी ने मुझे बताया, राजकुमार ने, कि आप वहां शो कीजिए। मैंने कहा कि ये कब आएंगे, कहने लगा अगर टीएमसी जीत गई तो आएंगे, बीजेपी जीती तो कभी नहीं आएंगे। तो वो खाली पड़े थे उनके घर वर। तो मुझे लगता है कि और हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये इतने पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी याद होगा एक बड़े इंटरेस्टिंग वो है, अग्निमित्रा पॉल ने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया, लोग छोटे छोटे बयान को गौर करें। उन्होंने कहा कि हम उन तमाम लोगों को जो एसआईआर में जो है उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे। अब वो सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी एसआईआर वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 27 लाख अभी केस पेंडिंग है, वैसे 35 वो कह रहे हैं, जो भी कह रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं देंगे, उनकी पेंडेंसी अभी रहेगी जब तक ये साफ नहीं होगा। और उन्हीं में से लोगों को भागना है, क्योंकि जो मर गए उनको तो वापस ला नहीं सकते आप जो मर गए उनको कैसे लाओगे। तो वो सारा चीजें बंगाल में सफाई का ये एक दौर शुरू होगा। और ये जो वो लोग बोल रहे थे, हमसे ज्यादा बंगाल के लोग ज्यादा सजग थे, वो बोल नहीं रहे थे, उनको मालूम है ये आखिरी चांस है, ये वो समझ गए थे। इस बार जिस तरह एक और हाँ बड़ी चीज हुई, चूंकि ये कहा गया है कि अवैध हथियारों की बरामदगी बड़े लेवल पर करने शुरू कीजिए। तो जो इन्होंने बम बनाए हुए थे, जो तमंचे रखे हुए थे, सब चीजें, चूंकि डीजे वो तो तो ये, हर टीएमसी ऑफिस से मिल रहे हैं हाँ तो वो बम इसलिए क्योंकि तमंचे। सरकार ने कहा है, क्योंकि वो डीजे जानते हैं आप, अभिषेक बनर्जी का डीजे का मतलब सिर्फ डीजे थोड़ी होता है भाई। इस देश में मैं तो आज तक हैरान हूं कि, मतलब मैं एक बड़े कांग्रेसी नेता से बात कर रहा था, ऐसे ही, मतलब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं पार्टी के, और क्योंकि मैं बहुत ही कम बात करता हूं उन लोगों से, लेकिन वो मेरे परिवार के भी और उसके भी बड़े वो है, और हमेशा साथ रहते हैं। तो वो ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा धीरेन्द्र जी एक बात तो मुझे भी चुभती है
कि यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार को इतना बदनाम किया जाता है, लेकिन आज तक यहाँ किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार इसलिए नहीं हुआ कि उसने वोट किसको दिया। झगड़े हो गए बूथ पे राजनीति जाति के, कहने लगे लेकिन ये कैसे हमको, और उनके रिलेटिव भी है वहां, कह रहे थे ये हमको बताते रहते थे कि तुम्हारे यहाँ तो झगड़ा होता है, और आपके वीडियो देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, हमने कहा साहब ये मेरे वीडियो नहीं है, ये वो लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, वो तो केस के रिपोर्ट है भाई। लोग आप अभी टीएमसी को ही तो कह रहे सर, याद है विजय सेतु तो मेन सिटी में है, विजय सेतु तो आप 50 बार गुजरे होंगे जब वहां रहे होंगे भाई। आनंद मार्गियों को उसी पे तो जिंदा जला दिया था, वो केस में कुछ नहीं हुआ, उसका आयु 1 साल में मर गया, सुसाइड कर लिया, उसके डीसीपी को टुकड़ों में काट दिया मटिया बुर्ज के पास, तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ उस केस में। और ये कहते हैं कि साहब हम लोग तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, यूपी और बिहार नहीं है ये, वो बार बार ये कहने की कोशिश करती रहती कि यूपी बिहार नहीं है, यूपी बिहार नहीं। हम कब कह रहे भाई यूपी बिहार है? अगर यूपी बिहार होता तो इसको ठीक कर दिया जाता ठोक पीट के, ये जो तुम्हारी नेत्री है। करेक्ट। थोड़ा सा तमिलनाडु की बात कर ले, वहां सुना सनातन धर्म जो है वो फिर से इरेडिकेट किया जा रहा है। दरअसल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा, चूंकि मैं तो वहां चुनाव कवर कर चुका, इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ, लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी कि लोग अब एक नई कहानी बता रहे कि उसको तोड़ के ले आए, वो तो मुझे नहीं दिखता कि उसको तोड़ेंगे क्या करेंगे, वो तो नहीं दिखता। लेकिन हाँ, एआईडीएमके टूटेगी ये अपने पूरे दिमाग में था, क्योंकि एआईडीएमके का कोई भविष्य नहीं है। और जब एआईडीएमके अगर खत्म कर रही है, स्पेस हटा रही है, जैसे मान लीजिए पहले आप सनातन वाले पे आपने वो वीडियो भी देखा होगा और वो फोटो भी देखा होगा, इधर उसने बयान दिया, उधर उसकी माताजी जो है एक मंदिर में नमस्कार कर रही है, आपने देखा होगा उदयनिधि वो सवेरे सवेरे एक मंदिर में सवेरे जाती है और दूसरे मंदिर में शाम को जाती है। हाँ, दूसरे मंदिर में शाम को जाती है। डेली के रूटीन है। हाँ, और मैंने एक से पूछा था ये वो जो सेव आवर टेम्पल, एक पूरे हिंदू श्री फाउंडेशन, आपके साथ मुझे लगता है कि उनकी डॉक्टर साहब की बात भी कौशल कांत जी की हुई, तो हम लोग उसका मीटिंग में भी जाते हैं, अभी हुई थी 3 महीने बाद मीटिंग, तो अभी परसों संडे में ही थे हम लोग। तो वहां उससे पहले मैंने एक जो तमिल में काम कर रहे थे, मंदिर को बचा रहे थे, क्योंकि इसने सरकार ने कई जगह मंदिरों को तोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की थी, तो उसको उन्होंने कोर्ट से रुकवाया भी। तो उन्होंने ये कहा कि, मैंने कहा सनातन का क्या होगा, मतलब हमने जो डर, उन्होंने कहा कि यार देखो होगा कुछ नहीं, ये लोग बाहर आके गाली देते हैं, अंदर जाके पूजा करते हैं, कह रहे ये निरंतरता ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो है वो खतरा है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन संजय जी, हम लोग तो इतने हजारों सालों से लड़ रहे हैं, तो ये 1967 से अब तक वहां कोई सरकार, वैसे तो ये सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाए तो वही अच्छा है, वो हाँ, स्पेस क्रिएट करेगा। ज्यादा लेकिन क्लैरिटी अब वो स्पेस जो है वो वहां पर भी, जैसे यहाँ पर शुभेंदु के साथ ये पूरी तरह से डटे रहे, और शुभेंदु ने जो है वो पूरा माहौल पलटा, शुभेंदु का बड़ा इसमें योगदान है। उसी हाँ, तरह से वहाँ अन्नामलाई को आपको करना पड़ेगा, बिना अन्नामलाई तो हम के इधर उधर ये कोई नायनार और कोई आपकी वो कौन है वो लेडी जो है वो, हाँ, इनके वो सबके जो भरोसे कुछ नहीं चलना। तीसरी बार हार चुकी है, लगातार हारने में उनको हाँ, यकीन है। हाँ। और मुरुगन को आप ले रहे हैं, जो भी है ठीक है, आप होंगे यार, दलित लीडर है, अच्छा होगा, लेकिन बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको अन्नामलाई जैसे लीडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जिसको आंखों में, देखिए मैंने इतने साल तक नहीं सुना संजय सर, मैं तो वहां की पॉलिटिक्स को जितना भी पढ़ा हूं, कि कोई अन्नादुरई और इन सबको, या इसको रामासामी पेरियार को, जो पेरियार कहते हैं नायकर को, अगर वो सीधे तौर पर कोई चुनौती 1937 के बाद आज तक किसी ने नहीं दी, वो उनको माला चढ़ा के तभी आगे की राजनीति की बात करता था। इस आदमी ने सीधा ठोका, इसने कहा कि मैं मानता नहीं हूं उसको, और उसने 11 आपके सामने वोट लेके आया भाई, वो उसने आपको प्रूव किया कि भाई। लेकिन एक बात मुझे माननी पड़ेगी, उस समय भी मैंने अपने मेरा 1 ही 2 मैंने किया, क्योंकि मैं जानता था जब मैं तमिलनाडु इस बार जा ही नहीं रहा हूं तो उस पर क्या बात करूंगा। जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसमें मैंने देखा कि इस बार तमाम चीजों के बावजूद भी आपने डीएमके का एक पक्ष हटा दिया, मतलब 2 पक्षों वाली राजनीति में पहली बार तमिलनाडु ने 1967 के बाद का सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया कि उन्होंने एक पक्ष को बाहर कर दिया, कि भाई डीएमके और एआईडीएमके की कहानी अब खत्म है, एक नया आदमी आ गया। ये काम याद होगा कमल हसन नहीं कर पाया, रजनीकांत ने भी पार्टी बनाई थी, उसकी हिम्मत नहीं हो पाई थी, ये खेल हो गया। अब वहां
एक अन्ना, इसमें अगर हम लोग अन्ना मलाई को देखते हैं तो अन्ना मलाई एक स्पेस बन के खड़ा होता है अगर बीजेपी इसमें अपने आप को बीजेपी को दिमाग मुझे तो लगता है कि तुरंत अन्नामलाई को वहां आगे कर देना चाहिए, वापस अध्यक्ष बनाना चाहिए। वापस अध्यक्ष बनाना चाहिए। जैसे राजीव चंद्रशेखर को इन्होंने पूरा फ्री हैंड दिया है, तो राजीव चंद्रशेखर को आपको रखना पड़ेगा 5-10 साल, हाँ, तब आप जो है वहां पर अपना एक बना पाएंगे, एक इम्पैक्ट बना पाएंगे। इसी तरह से अन्नामलाई को आपको 5-10 साल रखना पड़ेगा। आपने शुभेंदु के साथ में 5 साल एक्सपेरिमेंट किया, 5 साल उसको, वो एलओपी था, उसको आपने इनफॉर्मली आपने उसको नंबर 1 बना के रखा, तो आप इम्पैक्ट देख लीजिए। उसके इलाके में देखिए आप, उसके जिले में तो 16 में से 16 हैं। सफाया कर दिया उधर, तो पूरा का पूरा उधर वो पूरा जो गांधी। ओल्ड मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी 35 सीटों में से 33 सीटें शुभेंदु की। हाँ, उनके पास आई है। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि आज उसने नंदीग्राम छोड़ा है, भवानीपुर नंदीग्राम गया छोड़ है। दिया, नंदीग्राम छोड़ हाँ, दिया, भवानीपुर भवानीपुर रिटेन कर वो लिया। तो वो उनके घर की सीट है, वो तो फैमिली की सीट है उसकी, कांति उनका फोर्ट है। और दूसरा, अब तो कोई भी उपचुनाव में तो कोई भी जीतता है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखेंगे भवानीपुर से ही पहले सिद्धार्थ शंकर रे भी थे, भवानीपुर से। ये ज्यादातर लोग तो भवानीपुर तो वैसे भी मुख्यमंत्रियों की कॉन्स्टेंसी कहलाती है, बाहर बाहर की स्ट्रीट और वो सब। वैसे एक बात संजय जी, आपको क्या लगता है कि महुआ मोइत्रा क्यों नहीं जा रही ममता बनर्जी के पास? इसलिए क्योंकि गुजराती की वजह से वो वाकई कर सकती है, चप्पल निकाल सकती है? वैसे ही और पूछ लोगों रहा ने हूँ। अफवाह तो फैलाई दी थी कि उसकी पिटाई हुई है। नहीं, वो तो खैर महान एडिटर की वाइफ के लिए कहा लोगों ने। लेकिन आप सोच के देखिए, सबसे बड़ा नुकसान, वैसे तो हम लोग आकलन नहीं कर सकते क्योंकि आंधी चल रही है। और मैंने आपको बताया भी था शायद, या मेरे एडिटर को, पुराने एडिटर को मैंने बताया था, वो पूछ रहे थे कि यार क्या होगा, तो हमने कहा आंधी होगी तो स्वप्नदास गुप्ता जीत जाएंगे। तो अभी वो मीटिंग में उस दिन मिला मुझे, कहने लगे कि यार तुम कह रहे थे कि वो आंधी होगी। मैंने कहा सर वो आंधी में ही जीता है, तो आंधी चल रही थी, कोई भी जीतेगा अभी तो वो उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो भवानीपुर में है, मैं आप तो अगर अभी तक कहता हूँ कि साहब अगर आंधी नहीं होती तो जादवपुर और टॉलीगंज कैसे जीत जाते। कैसे जीत, कैसे जीत। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए सर, भद्रलोक का जो आपका स्वर्ग की जो पहली और दूसरी जो कक्षाएं हैं, वो जादवपुर और टॉलीगंज है। और वहां तो संघ की शाखा लग गई सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। आप जादवपुर बताइए यूनिवर्सिटी में संघ की शाखा लग गई। अब ऐसे कैसे क्या चलेगा क्या ये? कैसे होगा अब। आरफा जी वैसे ही कह रही थी कि साहब, कल तो उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि योगी रहने ही दीजिए सर, मैं उस पर ज्ञान ज्ञान पेल रहे हैं। तो लोग मैं पूछ रहे तो हैं उस कि पर ये लिख शब्द नहीं कहाँ से पाया। आया। मैं इतना हम्म? शर्मा गया कि आपने देखा होगा मैं आजकल ट्वीट करने लगा हूं, लेकिन मैंने उस पर नहीं लिखा। मैंने कहा यार रहने ही दो, ये नहीं नहीं, खुद मैंने ही तो जो लिख दिया। बोल रही है वो यही जाने। अब वो जो भी है साहब, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसका कोई मुकाबला थोड़ी होता है। मतलब वो तो, और आप सोचिए सबा नकवी और वो पता नहीं पखो, उसके लिए बंगाल पता नहीं किसके लिए क्या क्या लिख रहे हैं। बोंगो पक्खो, बोंगो हाँ, पक्खो। पक्खो अच्छा ये बताइए भाई, अगला चुनाव तो अब उत्तर प्रदेश में है, सर। पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में है, तो बंगाल के चुनाव का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? देखिए कम सर से एक कम चीज, अखिलेश जी पर तो निश्चित प्रभाव दिख रहा है मुझे। हाँ, अखिलेश जी ने सबसे बड़ा काम किया जो इस देश में आज तक किसी ने नहीं किया। और मैं इस बात के लिए मानूंगा कि उन्होंने महाराणा प्रताप जी की जयंती के लिए 2 दिन की छुट्टी मांगी है, आज तक किसी ने नहीं मांगी सर। आप बताइए, आप मतलब दूसरे दिन क्या होगा ये बताइए। चलिए एक दिन तो सबका होता है, कोई आपको याद है ऐसा कोई महापुरुष जिसके लिए 2 दिन होता हो? कोई ऐसा, नहीं, मुझे कोई तो आप नहीं याद है। तो मैं अभी तक नहीं समझ पाया। वैसे कभी मुलाकात तो जरूर होगी अभी अखिलेश जी से। मैं मिलता भी रहा हूँ, चूंकि जब वो थे, और हम लोगों का काम है पत्रकारों का, भाई हमको तो मिलना ही है। तो मैं पूछूंगा 2 दिन का क्या राज है, क्योंकि ये एक दूसरा दिन क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये है कि उन्होंने एकदम पगड़ी पहन ली, राजस्थानी मतलब एकदम ये बड़ा, तो मैं और वो और आपके राम गोपाल यादव जो थे, वो राणा सांगा को पता नहीं क्या बता रहे थे, याद है आपको, पार्लियामेंट में? पुराना, हाँ हाँ हाँ, याद है उनका बयान, याद है। और वो भी, और वो सबसे ज्यादा, वो राम गोपाल नहीं, वो फिरोजाबाद से जो सांसद हुआ करता था बाद में आगरा से, इस बार वो रामजी लाल सुमन रामजी लाल सुमन के घर फिर करणी सेना वाले भी पहुंचे थे, ये तमाम पहुंचे थे। सर वैसे तो देखिए, ये गड़बड़ा दिया बंगाल ने। क्या किया है बंगाल से पहले, देखिए
उतना ज्यादा असम से नहीं हुआ था। आप सोचिए असम में तो 34% मुस्लिम्स है, वो तो 2011 का डाटा है उसके बाद वाला। लेकिन असम को जिस तरह से कंटेन किया है हेमंता ने, वो उनको जो बची हुई उम्मीद थी असम से थी, इससे थी, बंगाल से। क्योंकि बंगाल का लगभग डेमोग्राफिकल अगर आप देखेंगे उस तरह का अंदाज यूपी में आता है। यूपी में बहुत सारी सीटों पे आपने देखा होगा 52% है, बहुत सारी 50% है, या वेस्टर्न यूपी की तो लगभग सारी सीटों पर वो 35 से 52 के बीच में आते ही आते हैं, लगभग सारी सीटों पे अगर आप गौर करेंगे तो। अगर आप देखेंगे ये डर पता क्या हो गया, डर ये हो गया कि अब अगर कोई एक कास्ट नहीं जुड़ती है, अगर कोई कास्ट 2024 में जो खेल हो गया, अगर वो 2027 में नहीं होता है तो पुनर्मुस्को भाव वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि हिंदू वो तो उनको तो 2024 की याद आ रही है ना। हाँ, उसमें तो 224 उनको दिख रही है। तो आप बताइए, चलिए हमने बहुत सारे विश्लेषण सुने हैं, हमारी आपकी बात भी हुई है, आप बताइए 2024 बीजेपी क्यों हारी उत्तर प्रदेश में? देखिए मेरा तो मानना यह है कि 2024 में जो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना था, बड़ी एकदम बेवकूफाना कहानी की वजह से आप वहां आ रहे हैं। तो देखिए सब जगह टूटा है, सब जगह आप वोट देखेंगे जो जातिगत आधार टूटा था वो टूटा था सब जगह वोटिंग में। लेकिन वेस्टर्न यूपी में तो राजपूत वाला मसला इनके लिए काम किया था, उसमें कोई शक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जब उनसे पूछा इतना, मतलब इतना, मैं तो उन सब जगह पे गया। दरअसल हुआ क्या कि चुनाव के बाद फिर मैं जैसे जहां सबसे पहली रैली हुई थी सहारनपुर में, आपको याद होगा, जहां, और हम लोग भी, मैं भी चौंक गया था कि यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई वैसे भी क्या राजपूत बीजेपी को ही वोट करता है। एक ट्रेडिशनली यहाँ दिख रहा था पिछले कुछ समय से, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा करता रहा, लेकिन पिछले समय से ट्रेडिशनली वो इनको वोट कर रहा था। अचानक इतनी बड़ी भीड़ हुई। तो फिर बाद में जब चुनाव खत्म हो गया तो मैं उस गांव में गया, और उस गांव में एक अच्छे परिवार के थे मेरे, वो थे मित्र, लेके गए थे यहाँ से दिल्ली से ही। तो वहां उन्होंने 20-25 अच्छे, जो गांव के, बड़ा गांव है वो, जहां से ये रैली हुई थी वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने हराया, मतलब ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा साहब उसने, पूरण सिंह ने लोटे में नमक डलवा दिया था। जो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि अगर आपने लोटे में नमक डाल दिया तो आप अपनी बात से फिरेंगे नहीं। तो मैंने कहा लेकिन वो क्या कहा होगा, कुछ तो कहा होगा। नीरो के गेस्ट कौन थे? नीरो जो बांसुरी बजा रहा था वो तो अलग चीज है, वो सुन कौन रहा था जिसने कहा था शहर को जला दो? ये सारी कहानी है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये बात बिल्कुल तय हो गई थी कि अगर ये 400 सीट आ गई और हमने यहां से इनको 63 मतलब जीतने दिया, तो फिर ये हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को ये दो लोग हटा देंगे। तो मैं हंसने लगा बहुत देर तक। मैंने कहा पता नहीं आपके लिए क्या क्या लोग कहते हैं कि वो कहाँ आपने युद्धों में बुद्धि रखी है, लेकिन मुझे ये बताइए, क्लास टीचर उस बच्चे को नंबर ज्यादा देता है, उसका नंबर, वो ज्यादा बच्चा अच्छा होता है जो ज्यादा नंबर लाता है या जो कम लाता है? वो कहने लगे नहीं साहब वो तो मैंने कहा कि भाई वो सीट जीत के जाते अगर 63-64 तो और ताकतवर होते। ये बात बेसिक क्यों नहीं समझ में आ रही? लेकिन कुछ भी कहिए, उस समय मैं ये कहूंगा कि कंफ्यूजन फैलाने में, देखिए अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते तो आपकी जीत की कोई गुंजाइश विपक्ष के पास है नहीं। आपके पास कोई मॉडल नहीं है जो आप बता सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो इस सरकार के खिलाफ। देखिए योगी उत्तर प्रदेश सर लॉ एंड ऑर्डर पर फैसले करता रहा हमेशा से। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ इस देश में, इसमें उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि 82-84 के बाद, याद की 82 में भी याद कीजिए आप, जब वीपी सिंह को हटाया गया था, जब उनके भाई चंद्रशेखर सिंह की हत्या हुई थी, डाकुओं के खिलाफ एक्शन हुआ था। सीपी सिंह थे शायद, हाँ, जो जज हुआ करते थे हाई कोर्ट में, याद है ना सर? सीपीएन सिंह, सीपीएन सिंह, उनको हटाया गया उनकी तो उसके बाद से आज तक यूपी में तो सारी सरकारें 2022 तक लॉ एंड ऑर्डर पर हटती रही। 2022 में लॉ एंड ऑर्डर पर वापस आई, एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो वो तो आज भी ठीक है, अभी भी 2 ठोक दिए बाबा के। और जो भी सुबह कुछ करता दिखता है, वीडियो पोस्ट करता है, शाम को उसका अगला वीडियो आता है जिसमें वो 2 पुलिस वालों के कंधों पे आता है। तो ये सब कामें जो है चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इनके पास वही कंफ्यूजन दोबारा क्रिएट कर सकते हैं अगर वो करेंगे तो। अभी वैसे देखना पड़ेगा कि वो आजाद समाज पार्टी या जो आजाद कौन सी वो सेना है चंद्रशेखर रावण की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी नजर में अभी भी रहेगी। क्योंकि पिछली बार 2024 में जब उसके यहाँ वोट पड़ रहा था, क्योंकि मैं उस दिन तो फील्ड में ही था, मैं शायद मेरठ में या कहीं वहां बागपत में कवर कर रहा था और आसपास में, तो
मैंने जब पूछा तो महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने पूछ पूछ के वोट दिया। केटली चुनाव चिन्ह था। आसान नहीं होता निर्दलीय का कैंडिडेट ढूंढना। तो ये जो सजगता है, ये कंफ्यूजन अगर फिर आता है और जो राजपूत वोट या किसी तरह का वोट टूटता है, जैसे आपने देखा होगा कि खुद ही कुल्हाड़ी मार ली जो राजकुमार भाटी जैसे समझदार लोग हैं। राजकुमार भाटी वो जाके खुद ही कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था बेचारे, इतने दिन से ज्योतिष के मुताबिक काम कर रहे हैं। अखिलेश याद होगा आपको, केदारनाथ मंदिर भी बनवाया है, सब चीजें बनवा रहे हैं, सारी चीजें, और वो ढूंढ के कुल्हाड़ी मार के। दरअसल वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, उसको ये यकीन दिला दिया पत्रकारों ने, जैसे उसको यकीन था। आपको याद है पत्रकार बहुत यकीन दिलाते हैं, कभी संबित पात्रा को यकीन दिला देते हैं और किस किस को यकीन दिला देते हैं कि आप बहुत सर, आप तो जो करते हैं ना विपक्ष के, तो बस एकदम सामने। अभी आजकल उसको यकीन दिला रखते हैं वो लोग। आपको मालूम है कौन लोग हैं जो पहले ये बता रहे थे कि कैसे नहीं जीत सकते ममता बनर्जी से बीजेपी, याद होगा ना, रावल और पता नहीं क्या क्या नाम। मैं हंसता हूँ कि ये क्या क्या राहुल गांधी को, उसमें लिख रहा था पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा यार ये भाई पहले ही बता देता राहुल को चुनाव से, तो ये छिपाई बैठा था ये सारी बात। इसके बाद लिख रहा जब हार गया ये अगर तू पहले बता देता तो जीत जाता बेचारा। क्योंकि उसको तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि यूपी का चुनाव आपने जो पूछा था वो तो मैंने आपको बता दिया। आप उससे कितना मुतासिर होंगे मुझे नहीं, लेकिन आप उसमें अगर कुछ ऐड कर सके तो मुझे भी लगेगा कि आपको क्या मेरा लगा। भी दो ही चीजें थी, मुख्यतः दो चीजें थी। एक तो जो राजपूतों की नाराजगी थी, और दूसरी जो आपने, तो मैं तो कई बार एनालाइज कर चुका हूँ कि जब वो बात हुई, नड्डा जी ने जो है वो आरएसएस का कार्यक्रम कर हाँ, दिया था। हाँ, प्लस जब ये बात हुई कि साहब वो केजरीवाल जब स्टेटमेंट दे गया कि मोदी जी अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और योगी को हटा देंगे, तो आपने एक बात का खंडन कर दिया, दूसरी का नहीं किया। उसी दिन इनकी लंका लग गई थी। लेकिन एक बात आप जानते हैं, एक चीज और थी इंटरेस्टिंग, चूंकि अब हम लोग बात ही कर रहे हैं उस पर। वीके सिंह का टिकट काटना मतलब एक बहुत बड़ी अजीब सा मूर्खता, अजीब सा फैसला था, बहुत क्योंकि मुझे बहुत समझ बड़ी में नहीं आया। मूर्खता थी। और अगर मतलब आपको उनको गवर्नर बनाना था तो आपको गवर्नर उसी दिन बना देना था जिस दिन आपने टिकट काटा था। नहीं, आपको टिकट काटने से पहले, टिकट अनाउंस करने से पहले ही आप कर देते कि उनको गवर्नर बना दिया, तो सारे लोग ये मान लेते कि भाई इनको टिकट नहीं मिल रहा। बहुत इजी डिसीजन था वो कि भाई इनको एक सम्मानपूर्वक रिप्लेस कर दिया। उसका टिकट काटना इसलिए नहीं कि और देखिए उसके बाद में ये भी पता चल गया कि जिसको टिकट दिया है वो हेमंत शर्मा का आदमी है, और उसने बड़ा कोई डोनेशन दिया। तो ये सब आप, चीजें जब आ जाती हैं तब फिर हाँ, नहीं देखिए, पब्लिक मैं ये सिसकती है। जानता हूं कि वीके सिंह का कोई जनाधार नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, वीके सिंह अगर अपने से चुनाव लड़ते पंचायत नहीं जीत सकते। हालांकि भाई मैं तो उनके वो खूब कवर भी किया मैंने उस दौरान भी उनको, मतलब मेरी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन उनकी कोई, मैंने जानता हूं जनाधार नहीं था, लेकिन उनकी एक ईमानदार छवि का लोग बहुत वो मानते थे, रेस्पेक्ट करते थे कि भाई कुछ भी गई है ईमानदार है। क्योंकि उनसे मिलने तो मुझे नहीं लगता कोई गया होगा गाजियाबाद में, कोई गांव का आदमी उनसे मिलने नहीं जाता होगा, क्योंकि जो आर्मी का रुआब है वो तो रहता ही है। आप चाहे जनरल है, चाहे वो कहीं भी हो, जनरल तो जनरल है। और बहुत सारी, लेकिन उनका टिकट कटने से एक ऐसा मैसेज हुआ। और मैं आपको बताऊं, मतलब आपको बता रहा हूं आज, मतलब शायद पहले भी बताया हो। आप ये सोचिए, मुझसे पूरन सिंह की मैंने एक दो जगह तो बात करानी पड़ी मुझे, क्योंकि मेरे दोस्त आपके यहाँ से राजस्थान से लगातार फोन, और जानते हैं चित्तौड़ आने जाने का उनके 4 लोगों का टिकट किराया सब राजपूत समाज कि साहब एक बार भेज दीजिए। अरे मैंने कहा यार इसमें क्या है, मैं जानता हूं इसको। तो कह रहे नहीं सर बस एक बार भिजवा दी। मुझे बात करानी पड़ी, मजबूरी में बात करानी पड़ी कि भाई ये बात कर लो, या आपसे मिलना चाहते हैं। आप देखिए वो भाटी उधर खड़ा हुआ बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर में ही हुआ था ना, वो लड़का जो विधायक है, जो निर्दलीय खड़ा हुआ था, फिर जीता था विधायक, और फिर बाद में पार्लियामेंट में खड़ा हुआ। आजकल वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा। आप वहां से लेके आप इसको बलिया तक लेके चले जाइए, ऐसे ही होता चला गया, जबकि सिर्फ अफवाह थी। टिकट उतने ही दिए गए थे, टिकट उतने थे। तो ये जो लीजिए जी, नरेटिव, राजकुमार भाटी जी के ऊपर एफआईआर भी हो गई। बड़े निर्दयी है ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस। वो माफी भी मांग रहे, सुना राजकुमार भाटी। हाँ तो कल 6 मिनट का वीडियो आया उसका, और उसने कहा कि कुछ क्लिप काट के दे दिया। लेकिन आप, मैं हमेशा हंसता हूं कि ये आप जब, स्टैंडर्ड एक्सक्यूज है, क्लिप काट के दे दिया। नहीं दूसरा चीज आप ये देखिए, उस जब वो बोल रहा है उस वक्त तालियां बजाने वाले लोग, मेरी नजर में उसकी बेचारे की दिक्कत नहीं। जानते हैं आप, एक बात अच्छा बताइए,
जो स्टेज पर कलाकार जाता है, भले ही वो विदूषक हो, भले ही वो खलनायक हो या कोई भी, जब जब तालियां बजने लगती हैं उसको और जोश आने लगता है, वो और बोलता है, क्योंकि वो तालियों के लिए बोलता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता। ये बेचारा तालियों से इतना खुश हो गया कि इसको लगा कि ये तो बहुत विद्वान है, और विद्वान है, और विद्वान है। अरे भाई, अमिताभ बच्चन एक भिखारी की एक्टिंग करता है, बाहर आके अपनी कार में बैठ जाता है, भिखारी नहीं बन जाता। तो अगर आप विद्वान बनने की एक्टिंग कर रहे हो, विद्वान नहीं हो गए हो, थोड़ा पढ़ लो। अब सोचिए ऐसे समय में, अब आजकल हर आदमी सेंसिटिव है, और कोर्टे भी, पहले देखिए, पहले मैं एक और बात बताऊं संजय सर, ये हम लोगों का जो वेस्ट यूपी का या इसका, ये अलग अलग समय का ह्यूमर होता है। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग इलाके का अलग ह्यूमर होता है। हम लोग अभी पहले उस ह्यूमर को, गालियां भी होती हैं उसमें, शब्द होता है, लेकिन हम अब इस देश की प्रवृत्ति नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अब ये पहली बार, जब से ये इंटरनेट आया है, जब से साइबर मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, तब से वो एक देश की तरह बिहेव कर रहा। आप देखो नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों को जो यहाँ कहते थे, अभी कहते हैं तो सजा हो जाती है ना, पहले वो लोग मजाक में बोलते थे। और मैं हमेशा हंसता था कि ये लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट जा चुके थे, कि यार ये सेंसिटिव है इन सब वर्डों के लिए, और इनके लिए ये कोई इल फीलिंग के लिए भी नहीं कहता। वो चूंकि वो कहता था तो उसने कह दिया। याद होगा आपको, जैसे गाली देता है, अब हमारे रास्ते में वो उस नाम का गांव पड़ता है, आपने देखा होगा, वो नाम पड़ता है सहारनपुर से आगे। अब नाम लेंगे तो जेल चले जाएंगे, और वो गांव का नाम है, बताओ क्या करें। तो मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसका ये भी मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने इस पे बहुत लिखा नहीं। मैंने कहा भाई इसको क्या लिखें, ये विद्वान है तो रहने देना चाहिए, विद्वता तो है ही। और उस बहाने में उन्होंने और जो है 2-4 पंडित और बुलाने पड़ेंगे अब अखिलेश यादव को इनके लिए, कि साहब अब माफ कीजिए, तो बच्चे हैं, और शाम को आप वो गलती तो करते ही। अब मजा आएगा, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो आईपैक वाले जब मामला हुआ उनके साथ में, तो अखिलेश जी जो है वो पूरी तरह से हतप्रभ हो चुके हैं। वो आईपैक का लॉस जो है वो बहुत बड़ा लॉस हो गया उनको। मुझे लगता है पैसे वैसे भी चले गए कुछ, ऐसा उनके चेहरे मोहरे से ऐसा दिखता है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।